नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएसआईक्यू में। और जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। इसका भी हम अध्याय 11 पढ़ रहे हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में जो है हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। किसके बारे में पढ़ चुके हैं? इसकी जो शेष धाराएं हैं, जैसे लेके 159 से लेकर के 190 तक, हम इससे पहले वाले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे धारा 190 से लेकर के 199 तक। ठीक है, इसका नाम है नगरीय विकास और नगर योजना। इससे पहले, इस वीडियो को पढ़ने से पहले, हम इसके पहले वाले वीडियो में जो हमने धाराएं पढ़ी थी उसका एक बार क्विक रिवीजन करेंगे कि हमने क्या पढ़ा था। फास्ट करेंगे और ऊपर से हम धाराओं को देखेंगे। ठीक है, तो 181 में हमने क्या पढ़ा था? व्यावर्तियाँ, किसी भी परियोजना या स्कीम की व्यावर्ती। इसका मतलब यह है कि नगर पालिका जो है परियोजना या स्कीम को बनाते समय ऐसे किसी लोकहित की योजना को भूल जाए तो उसको बाद में भी क्रियान्वित कर सकती है। फिर हमने पढ़ी थी धारा 182 में हमने पढ़ा था भू उपयोग परिवर्तन पर प्रतिबंध। ठीक है, उपयोग के लिए भूमि आपको आवंटित कर दी गई है या विक्रय कर दी गई है, उसी का उपयोग में आप उसको ले सकते हैं। अगर आपको आवासीय भूमि आवंटित करी गई है तो उसका उपयोग आवासीय में करेंगे, आप वाणिज्यिक नहीं कर सकते। इसमें हमने का अपवाद देखा था। हमने देखा था कि जब भूमि रियायती दर पर, देखो, जब सरकार क्या करती है, जब आप भूमि लोकहित के लिए या जन कल्याण के लिए भूमि लेते हो, जैसे आप हॉस्पिटल के लिए, अनाथ आश्रम के लिए, ठीक है, विद्यालय के लिए, इनके लिए क्या लेते हो? भूमि लेते हो, तो सरकार आपको रियायती दर पे भूमि उपलब्ध करवाती है, मतलब थोड़ी कम रुपए आपसे लेती है। ठीक है, मान लो कि ये कोई प्रचलित दर थी और इसकी भूमि की कीमत है 10 करोड़ रुपए, ये मार्केट रेट है। आपने बोला सरकार को कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे, सरकार ने आपको क्या किया? रियायती दर पे दिया, मतलब 7 करोड़ रुपए में आपको दे दी। अब आपने क्या किया? ये भूमि ले ली, लेकिन आप क्या कर रहे हो? इसका उपयोग वाणिज्यिक कर रहे हो, तो सरकार क्या करेगी? ये जो प्रचलित मूल्य है और ये जो रियायती मूल्य है, इन दोनों का अंतर 7 करोड़ तो आपने दे ही रखे हैं, 3 करोड़ आपसे और वसूल लेगी। इसके लिए क्या आवश्यक है? जिस व्यक्ति ने आपको रियायती दर पर, जिस अधिकारी ने आपको रियायती दर पर ज़मीन दी थी या भूमि दी थी, उसके साइन जो है पहले आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ी थी धारा 183 में हमने पढ़ा था कि सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन, मतलब ये सड़क है, इसके दोनों तरफ या एक तरफ जो है सरकार क्या कर सकती है? नियमित लाइन फिक्स कर सकती है। ठीक है, अगर आप इस नियमित लाइन के अंदर कोई निर्माण कार्य करते हो तो वो आपके लिए अलाउ नहीं है, सरकार उसको ढा सकती है। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 183 में हमने ये पढ़ा था कि सरकार जो है, ये सड़क है, सड़क के दोनों तरफ नियमित लाइन, एक तरफ या दोनों तरफ नियमित लाइन खींच सकती है। इस लाइन को खींचने से पूर्व आपको 30 दिन का समय दिया जाएगा ताकि आप अपने आक्षेप, सुझाव या विचार जो भी हैं इसके ऊपर कर सकें, और फिर उसके बाद में नक्शे में सम्मिलित कर लिया जाएगा इस लाइन को। और अगर इसका उल्लंघन करते हो, ठीक है, इसमें लाइन खींचने के बाद में कोई भी निर्माण या पुनर्निर्माण आप इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर आप उल्लंघन करते हो तो आप पे जुर्माना लगेगा 2000 से लेकर के 5000 रुपये तक का। ओके, उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 184 में हमने पढ़ा था भूमिगत उपयोगिताओं के लिए मार्ग का अधिकार, मतलब दूर संचार या जो गैस की पाइपलाइन है वो बिछाने के लिए आपको मार्ग चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सरकार को फीस देनी पड़ेगी, नक्शा देना पड़ेगा, मानचित्र देना पड़ेगा और आपको पूरा विवरण उपलब्ध करवाना पड़ेगा सरकार को। उसके बाद जो है आपको नियम, शर्तें, समय सीमा बताएगी नगर पालिका। अगर आप इसका उल्लंघन करते हो तो आप पे जुर्माना लगेगा और वापस जो आपने क्षति पहुंचाई है उस स्थान को मूल अवस्था में लाने के लिए जो खर्चा है वो भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद 185 में हमने पढ़ा था भूमिगत उपयोगिताओं के नक्शे। ये काम किसका रहेगा? सीएमओ का, मुख्य नगर पालिका अधिकारी का काम है कि वो नक्शों को संभाल कर रखे। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 186 में हमने पढ़ा था केंद्र और राज्य सरकार के जो संबंधित मार्ग हैं उन पे किसका अधिकार रहेगा, नगर पालिका क्या कह सकते हैं। तो केंद्र का, अगर कोई राज्य में राजमार्ग है, ठीक है, नेशनल हाईवे वगैरह हैं, तो उनका परिवर्तन करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। राज्य स्टेट हाईवे है तो उसका परिवर्तन का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को है। नगर पालिका इस पे अस्थायी परिवर्तन की, अस्थायी अधिभोग की अनुमति दे सकती है। इसके अलावा जो है अतिक्रमण हटाने का कार्य कर सकती है। तो ये नगर पालिका की शक्तियाँ हैं। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 187 में हमने देखा था कि मेलों, उत्सवों के दौरान जो मार्ग हैं
उन पर अस्थायी परिनिर्माण करना, मतलब दुकानें वुकानें लगती हैं मेलों के दौरान, जो उसका अधिकार था। फिर 188 में क्या था, मार्ग नाली परिसर के संनिर्माण या मरम्मत के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो उसमें ये एक तो बाड़ लगाई जाएगी चारों तरफ, दुर्घटना नहीं हो इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, लिखित अनुज्ञा लेनी पड़ेगी नगर पालिका की, ठीक है, लाइट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ये सारी बातें। फिर थी 189 में हमने पढ़ा था कि बिना अनुज्ञा के किसी मार्ग में न तो कोई भवन निर्माण की सामग्री है, ठीक है, ईंट रोड़ी पत्थर जो भी हो कुछ नहीं डाला जाएगा। इसके अलावा नगर पालिका की अनुमति लोगे, नगर पालिका की अनुमति लेने के बाद में आप क्या करोगे, उसकी बाड़ाबंदी कराओगे, घेराबंदी कराओगे और रात में लाइटर की व्यवस्था करोगे। अगर आप इन सब शर्तों का उल्लंघन करते हो तो आप पे 10,000 से लेकर के 2,000 रुपये जुर्माना लगेगा। इसके अलावा अगर जारी रखते हो तो 50 से 100 रुपये जो है प्रतिदिन आप पे जुर्माना लगेगा, रात्रि का जुर्माना अलग से लगेगा। तो ये सब हमने देखा था इससे पहले वाले वीडियो में। अब इससे आगे हम बात करेंगे, ठीक है। आगे देखो, सबसे पहले है धारा 191 में लिखा हुआ है कि मार्गों के कोने पर भवन। देखो ये कोई मार्ग जा रहा है, ठीक है, और ये कोई दूसरा मार्ग जा रहा है, ठीक है। अब ये मार्गों के कोने पर यहाँ कोई घर बना हुआ है, ठीक है। तो इस घर की वजह से देखो यहाँ से कोई साधन आ रहा है तो उसको इधर का नहीं दिखेगा, इधर वाला आ रहा है तो उसको इधर नहीं दिखेगा, तो इससे एक्सीडेंट की दुर्घटना की संभावना हो सकती है। तो इस वजह से क्या है, नगर पालिका को कुछ अधिकार दिए गए हैं। नगर पालिका क्या कर सकती है, जो कोने पे जो भवन बने हुए हैं इनको निश्चित ऊंचाई तक, भाई अधिक ऊंचाई पे तो कोई दिक्कत है नहीं, इतनी बड़ी वस्तु आती भी नहीं है कि वो टच करे, ठीक है। तो निश्चित ऊंचाई तक और निश्चित सीमा तक घुमावदार, ऐसे घुमावदार बनाया जा सकता है, ठीक है। भाई ये कोई मकान है, ठीक है, यहाँ पे बना हुआ तो उसको ऐसे घुमावदार कर दो। अब इधर कोई आएगा उसको ये दिख जाएगा, इधर वाले को ये दिख जाएगा, ठीक है, तो एक्सीडेंट की संभावना नहीं रहेगी। और अगर ऐसा कोई नगर पालिका करती है, अब इसको यहाँ तक घुमा दिया तो ये जो जगह बची है ना, ये नगर पालिका की हो गई। तो इसके लिए जो नगर पालिका है इसको प्रतिक्रिया क्षतिपूर्ति देगी। लेकिन मान लो कि अब ये जो भवन है ये यहाँ पर बना हुआ था मार्ग पे, इसने इसे काटा, अब ये इतनी जो जगह बची है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या कर सकता है, दुकानें दे सकता है किराए पे, दुकान अच्छी खासी चलेगी, तो इससे इसको फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर इसको कोई फ़ायदा होता है तो नगर पालिका जो है इसको क्या करेगी, प्रतिकर में से काट लेगी। ओके, तो एक बार पढ़ लो इसको क्या लिखा हुआ है कि नगर पालिका 2 मार्गों के कोने पर बने भवन को निश्चित ऊंचाई और निश्चित सीमा तक घुमावदार या गोलाकार बनाने की अपेक्षा कर सकेगी, लोकहित में अर्जित भी कर सकेगी, इसके लिए क्या देगी, प्रतिकर देगी, ठीक है। अगर गोलाकार या घुमावदार करने से भूस्वामी की को कोई फायदा होता है तो वो प्रतिकर में से काट लिया जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी धारा। अब हम देखते हैं, देखो मैंने जो है इसके जो नोट्स बनाए हैं उसमें लैंग्वेज को बिल्कुल इजी रखा है, ठीक है। आप नोट्स पढ़ के आपको समझ में आ जाए कि हाँ अगला कहना क्या चाहता है। इसको बिल्कुल भी मैंने ऐसे नहीं बनाया कि आपको समझ में नहीं आए। अगर जटिल लैंग्वेज होती तो फिर आप डायरेक्ट एक ही पढ़ लेते, ये वीडियो देखने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है। तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज है, आपको बिल्कुल समझ में आएगी। आप बार बार इसका रिवीजन करते रहें और इसको और शॉर्ट करने का प्रयास करें। अब देखते हैं धारा 192 में। धारा 192 में लिखा हुआ है बहिर्गत, मतलब बाह्य जो भवन है उनको पीछे करना। इसका मतलब देखो क्या है कि देखो नगर पालिका ने क्या किया, धारा 183 के तहत सार्वजनिक मार्ग के नियमित लाइन खींची थी। जैसे ये सड़क है, ठीक है, अभी हमने पढ़ के आए हैं 183, इसीलिए मैंने रिवीजन करवाया था ताकि आपको याद रहे कि हम पहले पढ़ के क्या आए हैं और वो धारा जो रिलेट करती है ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि जो नगर पालिका है सड़क के एक तरफ या दोनों तरफ नियमित लाइन खींच सकती है, ठीक है साहब। अब ये जो नियमित लाइन है ये खींचने से पूर्व आपको 30 दिन का टाइम दिया जाएगा। 30 दिन का टाइम भी दे दिया। आपको कोई आपत्ति है, दिक्कत है, आपने अपनी बात बता दी, ठीक है। फिर उसके बाद ये नियमित लाइन जो है यहाँ पे फिक्स हो गई। फिक्स होने के बाद में इसमें आप कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकते, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर उल्लंघन करते हो तो 1,000 से 2,000 का जुर्माना, ये हम धारा 183 में पढ़ चुके हैं। अब ये क्या कह रहा है कि बहिर्गत जो भवन है अगर आपने इसके अंदर कोई निर्माण कार्य कर लिया है तो उनको पीछे करो, ठीक है, या फिर उनको नष्ट करो। तो वो कैसे है, देखो बहिर्गत भाग में अक्सर क्या होता है, सीढ़ियाँ होती हैं, बरामदा होता है, तो इसको क्या किसी भी समय हटाया जा सकता है। जब भी नगर पालिका का मन करे आकर के आपकी सीढ़ियों को हटा देगी या बरामदे को हटा देगी। अब दूसरा देखो क्या होता है, जैसे ये कोई मार्ग है, ये सड़क है, ठीक है, ये नियमित लाइन खींच दी सरकार ने, ठीक है। अब क्या हुआ, ये यहाँ कोई घर बना हुआ है, अभी घर के बीचों बीच नियमित लाइन जा रही है
तो अब ऐसे थोड़ी कि घर को तोड़ेंगे, तुरंत नहीं तोड़ेंगे। जब क्या होगा, ये घर जर्जर अवस्था में हो जाएगा या फिर जल जाएगा या फिर कोई आमूल चूल इसमें कोई परिवर्तन आप करते हो कि इसको ढा के दोबारा बनाते हो, तब क्या है, इस घर को इस लाइन के इस तरफ बनाया जाएगा, ठीक है, पीछे कर लिया जाएगा, तुरंत इसको नहीं हटाया जाएगा। जबकि कोई बहिर्गत भाग है, जैसे सीढ़ियाँ हैं, बरामदा है, ठीक है, उसको किसी भी समय हटाया जा सकता है। तो ठीक है। तीसरी बात क्या है, मान लो कि ये नियमित लाइन है और आपका कोई बाड़ा है, खुला बाड़ा है, कोई उसमें खुले प्लॉट है, उसके अंदर कुछ भी आपने बनाया हुआ नहीं है, वो इसके बीचों बीच जा रहा है, तो नगर पालिका क्या करेगी, आपको 15 दिन का नोटिस देगी। 15 दिन का नोटिस के बाद ये जो है नगर पालिका का हो जाएगा। या तो आप खुद पीछे कर लो, नहीं तो फिर नगर पालिका इस पर कब्जा कर लेगी। इसके लिए भूस्वामी या अधिभोगी को होने वाली हानि के लिए प्रतिकर दिया जाएगा, लेकिन अगर भवन खतरनाक श्रेणी के हों तो प्रतिकर नहीं दिया जाएगा। मान लो कि कोई भवन ऐसा हो जो गिरने वाला हो या किसी को राहगीर को नुकसान पहुंचाने वाला हो या बिल्कुल जर्जर अवस्था में हो, तो फिर उसके लिए आपको कोई भी प्रतिकर नहीं दिया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये धारा 192 समझ में आ गई होगी। बहिर्गत भवनों को पीछे करना है नियमित लाइन के। ये मैंने 3 प्रकार से बताया कि बहिर्गत भाग हो सकता है, आंतरिक भाग हो सकता है, या खुली या घिरी हुई भूमि हो सकती है। अगर बहिर्गत भाग है इसमें सीढ़ियाँ हैं, बरामदा है, ठीक है, तो उसको किसी भी समय हटाया जा सकता है। लेकिन आंतरिक भाग है, उसको तुरंत नहीं हटाएंगे, उसमें जब कोई आमूलचूल परिवर्तन होगा या वो जल जाएगा या गिर जाएगा तब उसको पीछे बनाएंगे। इसके अलावा खुली या घिरी हुई भूमि है तो उसको 15 दिन का नोटिस दे करके नगर पालिका कब्जा कर लेगी। ये होगी धारा 192। उसके बाद देखो 193 में लिखा हुआ है भवनों की सतह। भवनों की सतह से यहाँ तात्पर्य है कोई भी भवन जो है वो नगर पालिका की जल निकास, मलनाली, जल प्रवाह, नलकूप आदि की सतह से नीचे वाली सतह पर नहीं बनाया जा सकेगा, ठीक है। मान लो ये नगर पालिका क्या कि इन्होंने पानी की व्यवस्था कर रखी है और इससे नीचे आपका घर है, ठीक है, तो आपके पानी की व्यवस्था, जैसे आपने ये मल नाली है, मान लो घरों का जो गंदा पानी है वो निकल के नगर पालिका के बाहर जाता है। अब आपका घर ही इस नाली से नीचे है तो पानी इसमें आएगा कैसे? पता चला कि जो आपके मान लो घर नीचे नीचे हैं सभी के, तो ये जो गंदा पानी है वो बाहर जाने के बजाय आपके घरों में जा रहा है, ठीक है। तो घर जो भी बनेंगे वो इस मल नाली से या जो भी जल निकास है उससे ऊपर, इसकी सतह से ऊपर बनाए जाएंगे भराव करवा के, ठीक है, इससे नीचे नहीं बनेंगे। तो किस में लिखा हुआ धारा 193 में। अब देखो धारा 194। धारा 194 बहुत महत्वपूर्ण धारा है और बहुत बड़ी धारा है, इसमें बहुत सारी उपधाराएं भी हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। मैंने पूरा प्रयास किया है इसको, इसके शॉर्ट नोट्स बनाने में, इसको आसान भाषा में लिखने में, और मैंने पूरा प्रयास किया कि कुछ छूटे नहीं, पूरी धारा को ऐसा कैसा मैंने उतारने का प्रयास किया है। तो आप इसको ध्यान से समझिए क्या कहना चाह रही है। देखो कोई भी नगर पालिका में कोई भी भवन है उसका निर्माण, पुनर्निर्माण या तात्विक परिवर्तन, मतलब आमूलचूल परिवर्तन, उसमें पूरा चेंज कर रहे हो आप। बहिर्गत भाग का निर्माण, कुआं खोद रहे हो, बोरिंग खोद रहे हो आदि बनाने के लिए नगर पालिका को दस्तावेजों के, अब ये सारे काम अगर आप कर रहे हो तो नगर पालिका को आवेदन देना पड़ेगा, आवेदन के साथ आपको दस्तावेज भी देने पड़ेंगे। अब इस आवेदन के साथ आप क्या क्या दोगे वो आप नीचे पढ़ो, ठीक है। और ये एक बात ये भी है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपसे सॉफ्ट कॉपी भी मांगी जा सकती है आवेदन की। अब इस आवेदन के साथ क्या क्या दोगे, ठीक है, ये मैंने अलग से लिस्ट बनाई है। तो भवन भूमि के हक के सभी दस्तावेज और अविवादित होने का व्यक्तिगत शपथ पत्र आपको आवेदन के साथ देना पड़ेगा कि आपकी भूमि के ऊपर कोई विवाद नहीं है किसी भी चीज़ का, और सभी दस्तावेज जो भी उत्तराधिकार हैं, जो भी राइट्स हैं वो आपके पास हैं, वो दस्तावेज आपको देने पड़ेंगे। इसके बाद आपको फीस जमा होगी, फीस की रसीद की फ़ोटोकॉपी भी इसके साथ देनी पड़ेगी। नक्शे की 6 फोटोकॉपी देनी पड़ेंगी, ठीक है। और नक्शे में क्या होगा, जो भी आप निर्माण करवाना चाह रहे हो उसको अलग अलग कलर में दर्शाया जाएगा, भिन्न भिन्न कार्य भिन्न भिन्न रंग में। नक्शे में भवन की ऊंचाई, खुले स्थान, सेटबैक, पार्किंग आदि को दर्शाया जाएगा अलग अलग कलर में, ठीक है। सेटबैक क्या होता है? सेटबैक देखो ये आपका मकान है, अब इसके आगे कितनी जगह छोड़ते हो, पीछे कितनी जगह छोड़ते हो, ये क्या हो गया? सेटबैक। इसके अलावा जो नक्शा है, नक्शा जो है रजिस्टर्ड जो इंजीनियर है उसके द्वारा प्रमाणित होगा। फिर नगर पालिका जो है इस नक्शे की क्या करेगी? जांच करेगी और संपत्ति राज्य सरकार या नगर पालिका की तो नहीं है ये भी देखेगी। पता चला नगर पालिका की संपत्ति, उसी का नक्शा उसी को दे रहे हो और भवन बना रहे हो, ठीक है, तो इस प्रकार की जांच होगी। फिर नक्शे का अनुमोदन करेगी।
तो नक्शे का अनुमोदन करने का मतलब ये नहीं, स्वामित्व का हक नहीं है, ठीक है। अनुमोदन करने का मतलब ये नहीं कि आपको भवन दे दिया गया। उसके बाद कोई भी अन्य सूचना जो नगर पालिका समय समय पर मांगे वो भी आपको उपलब्ध करवानी पड़ेगी। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आवेदक के पास आवेदन के दिन वैध कब्जा होना चाहिए। मतलब जिस दिन आप भवन के लिए अनुमति ले रहे हो उस दिन आपके पास उसका क्या होना चाहिए, वैध कब्जा होना चाहिए। नगर पालिका क्या, अब आपने सारा जो है आवेदन दस्तावेज सारे नगर पालिका को दे दिए, ठीक है। आवेदन के साथ क्या क्या देना था वो भी आपने दे दिया, नक्शे की 6 फोटोकॉपी दे दी, फीस की रसीद भी दे दी, सारी चीज़ें दे दी। अब आपने क्या किया, नगर पालिका को दिया। अब ये नगर पालिका पर डिपेंड करता है, नगर पालिका इसको स्वीकार करे, अस्वीकार करे या फिर संशोधित करे कि आप इसमें थोड़ा सा चेंज करो, ठीक है। ये नगर पालिका पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर नगर पालिका ने आपको अनुमति दी है तो नगर पालिका 2 माह के भीतर कार्रवाई करना आवश्यक है, ठीक है। अगर मान लो 2 माह के अंदर कार्रवाई नहीं करती है तो फिर स्वामी क्या करेगा, नगर पालिका को देगा 1 माह का नोटिस, कि 1 माह का नोटिस देगा। अगर 1 माह में भी उसने कोई कार्रवाई नहीं करी नगर पालिका ने तो फिर वो अपना निर्माण कार्य प्रारंभ कर देगा। उसको ये मान लेगा कि मेरे को अनुमति मिल गई, लेकिन ये जो निर्माण कार्य है वो योजना के संगत होना चाहिए, ओके। जैसे आपको कोई आवासीय भूमि के लिए आवंटित किया गया, आवास बना रहे हो और वहाँ पे आप पता चला वाणिज्य स्टार्ट कर दिया, आपने फैक्ट्री बनाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होगा, योजना के संगत। इतना समझ में आया? क्या क्या समझ में आया? हम क्या करेंगे, सबसे पहले नगर पालिका को देखो, हम पढ़ रहे हैं धारा 194 में ये पढ़ रहे हैं कि किसी भी प्रकार का हम कोई भवन बना रहे हैं, समस्त प्रकार के भवनों के निर्माण के लिए क्या क्या उपबंध हैं, क्या क्या नियम हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दस्तावेजों के साथ आवेदन देंगे, किसको देंगे, नगर पालिका को देंगे। दूसरा, नगर पालिका में आवेदन के साथ साथ क्या देंगे, दस्तावेज देंगे, व्यक्तिगत शपथ पत्र देंगे अविवादित होने का, फिर फीस की जमा की रसीद फोटोकॉपी देंगे। उसके बाद नक्शे की 6 फोटोकॉपी देंगे। फोटो जो नक्शा है वो रजिस्टर्ड इंजीनियर के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। उसके बाद में ये जो है आवेदन किसके पास जाएगा, नगर पालिका के पास जाएगा। नगर पालिका इसको स्वीकार अस्वीकार संशोधित कर सकती है। अगर लेकिन 2 माह में इसके आवश्यक कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर ये 2 माह में कार्रवाई नहीं करती है तो फिर क्या होगा, तो फिर जो भूस्वामी है वो एक महीने का नोटिस देगा नगर पालिका को, और फिर भी अगर नगर पालिका कोई कार्रवाई नहीं करती है तो फिर क्या होगा, ये अपना निर्माण कार्य प्रारंभ कर देगा, लेकिन योजना के संगत। अब देखो, अनुमति किस चीज़ के लिए आवश्यक है, अनुमति आवश्यक किस किस चीज़ के लिए है, ये मैंने अलग से हेडिंग लगा के इस आसान करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो यदि आवेदन 15 मीटर से अधिक ऊंचे भवन का है या फिर 500 वर्ग मीटर से बड़ा है, ठीक है, कोई संस्थागत कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स से संबंधित है, तो नगर पालिका अनुमति देने से पूर्व राज्य सरकार के क्षेत्रीय नगर नियोजक की सलाह लेगी, ठीक है। कौन लेगी, नगर पालिका राज्य सरकार से लेगी। अगर क्या है, 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का भवन है या फिर 500 वर्ग मीटर से बड़ा कोई संस्थागत कॉम्प्लेक्स है तो किससे अनुमति लेगी, नगर पालिका राज्य सरकार के क्षेत्रीय नगर नियोजक से सलाह लेगी, ठीक है। ये याद रख लेना, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि 15 मीटर से ऊंचा भवन बनाने के लिए नगर पालिका अनुमति किससे लेगी, तो राज्य सरकार के क्षेत्रीय नगर नियोजक से अनुमति लेगी। इसके बाद अनुमति आवश्यक, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होगा, क्षेत्रीय नगर नियोजक से अपने सलाह ले ली। उसके बाद यदि आवेदन गैर आवासीय भवन, बहुमंजिला भवन, कॉम्प्लेक्स या तय खाने के निर्माण से संबंधित है तो नगर पालिका अनुमति देने से पूर्व स्थानीय नगर नियोजन से सलाह लेगी। वो क्षेत्रीय नगर नियोजक था, ये स्थानीय नगर नियोजक। उसके बाद यदि कोई क्षेत्र प्रकोटे में हो तो अनुमति अलग से लेनी पड़ेगी, इसकी अनुमति और भी अलग से लेनी पड़ेगी अगर प्रकोटे में हो तो ये ध्यान रख लेना कि अनुमति कहाँ आवश्यक है, किस किस से लेनी पड़ेगी, क्षेत्रीय नगर नियोजक से, स्थानीय नगर नियोजक से। कहाँ पर अनुमति आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पर अनुमति आवश्यक नहीं है। कहाँ कहाँ नहीं है, देखो, यदि भूमि का क्षेत्रफल 250 मीटर से कम है तो अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रस्ताव अगर प्रथम तल तक एकल आवासीय इकाई से निर्माण के लिए, मतलब फर्स्ट फ्लोर बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। भवन की कुल ऊंचाई 10 मीटर से अधिक नहीं है तो भी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। उपयुक्त नियम हेरिटेज क्षेत्र में लागू नहीं होते, हेरिटेज के अगर कोई क्षेत्र है तो वहाँ आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। ये उसके बाद देखिए, अगर कोई मान लो कि जबरदस्ती कोई जो है मुख्य नगर पालिका अध्यक्ष या प्राधिकृत समिति जो है
अनुज्ञा प्रदान करने के लिए किसी भी समय नाप जोख करने की शक्ति होगी। मतलब कभी भी आपको अनुमति प्रदान करने से पहले आपके भवन की या वहाँ भी जांच हो सकती है। ठीक है, ये इनके पास शक्ति प्राप्त होगी, किसको? मुख्य नगरपालिका अध्यक्ष को या फिर कोई प्राधिकृत समिति को। ठीक है, लेकिन मान लो कोई अतिक्रमण करे, बिना अनुज्ञा के निर्माण करे, तो क्या होगा? नगरपालिका नोटिस देगी। नोटिस देने के बाद में उसके मकान को अपने कब्जे में कर लेगी या भूमि को अपने कब्जे में कर लेगी। निश्चित समय के लिए उसका जो उपयोग है उसको मना कर सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है कि आप इस समय तक आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, नगरपालिका ऐसे आवेदन को विनिश्चित करेगी जिसमें धारा 182 के अंतर्गत भू उपयोग परिवर्तन हो। ठीक है, 182 मैंने पढ़ी थी, उसमें भू उपयोग परिवर्तन पढ़ा था, इसीलिए मैंने रिवीजन करवाया था ताकि आपको समझ में चीज़ें आ सकें। ठीक है, ऐसे आवेदक को सूचना देते हुए कार्य प्रारंभ नहीं करने के लिए निर्देश देगी और नगरपालिका इसकी सूचना राज्य सरकार या संबंधित प्राधिकारी को देगी। अगर धारा 182 के अंतर्गत कोई आपका भू उपयोग परिवर्तन कर रहा है तो नगरपालिका इसके लिए मना कर देगी और इसकी सूचना जो है वो राज्य सरकार को देगी। अब देखो, अगर आपका 15 मीटर से ऊंचा भवन है, आप उसका निर्माण कर रहे हो, 15 मीटर से अधिक ऊंचा भवन पूर्ण निर्माण हो जाता है और उसके बाद क्या होगा? स्वामी जो है अधिभोग के लिए प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेगा। ठीक है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी इसकी आवश्यक जांच करेगा। मतलब आपने मकान पूरा बना लिया लेकिन आप उसमें रह नहीं सकते, उससे पहले आपको अधिभोग प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। फिर क्या होगा? आवेदन करोगे, आवेदन करने के बाद क्या होगा? सीएमओ जो है इसकी आवश्यक जांच करेगा। आवश्यक जांच करने के बाद में क्या होगा? निर्माण को अनुमोदित करेगा और नक्शे के अनुरूप, मतलब ये देखेगा कि भाई आपने जो निर्माण किया है वो आपने पहले नक्शा दिया था उसके अनुरूप है या नहीं है। अगर आपने उसका उल्लंघन किया है तो आप पे 30,000 से लेकर के 50,000 तक जुर्माना लगेगा। अगर उल्लंघन जारी रखते हो तो 500 रुपये से लेकर 500 रुपये आपको जो है प्रतिदिन जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा देखो कितने जुर्माने हैं, ये सारे जुर्माने मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से याद करेंगे, यह आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बिना अनुज्ञा के, बिना आवेदन के कोई निर्माण कार्य करता है या पुनर्निर्माण कार्य करता है या कोई सारवान परिवर्तन करता है तो उसको 1 माह से 3 माह का कारावास, 20,000 से 50,000 का जुर्माना या फिर दोनों। कब? जब बिना अनुज्ञा के निर्माण करता है। कोई मान लो अनुमोदित नक्शे की शर्तों का उल्लंघन करता है तो 15 से 45 दिन का कारावास, 10,000 से 20,000 तक जुर्माना या फिर दोनों आपको क्या देने पड़ेंगे? जुर्माने के तहत देने पड़ेंगे। तीसरा क्या है? नियमों का उल्लंघन किया आपने, भवन निर्माण के नियमों का उल्लंघन किया तो आपको 15 से 45 दिन का कारावास, 10,000 से 20,000 जुर्माना और या फिर दोनों। यदि आर्किटेक्ट या इंजीनियर गलत प्रमाणन करे तो उसके लिए क्या जुर्माना है? उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा, 1 माह से 2 माह का कारावास, 5,000 से 10,000 जुर्माना या फिर दोनों। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या जुर्माना है? अगर मान लो यदि कोई अधिकारी 2 माह में आवेदक को मंजूरी नहीं देता है, कोई अधिकारी 2 माह तक, अभी हमने देखा था 2 माह में कार्रवाई करना आवश्यक है, 2 माह में आवेदक को मंजूरी नहीं देता है तो 1 माह के नोटिस के बाद भी विचार नहीं करता है तो उसको 1 माह का कारावास और 5,000 से 10,000 का जुर्माना दिया जाएगा। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति अनुमति लेने के लिए झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो उसके विरुद्ध भी दंडात्मक कार्रवाई होगी। यदि कोई कर्मचारी उल्लंघन की सूचना ना दे या उचित कार्रवाई ना करे तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। शुष्क शौचालय या पानी रहित शौचालय बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर आपने मकान बनाया है तो उसमें फ्लश वाला जो है वो क्या होना चाहिए? शौचालय होना चाहिए। आप शुष्क शौचालय नहीं बना सकते, पानी आवश्यक है उसमें। ठीक है, यह हमने पढ़ी है धारा 194। धारा 194 बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पक्का आएगा, ये आप देख लेना। इसमें बहुत सारे जुर्माने हैं, इन जुर्मानों को एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको याद हो सके। जुर्माना देख लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि 15 मीटर, ये तो हमने देख लिया, 15 मीटर से अधिक ऊंचा कोई भवन है। ठीक है, तो 15 मीटर से ऊंचा भवन है, उसका आपने पूर्ण निर्माण कर लिया है, निर्माण कंप्लीट हो गया तो आप उसमें रह नहीं सकते, डायरेक्ट पहले आपको स्वामी को अधिभोग के लिए प्रमाण पत्र या आवेदन देना पड़ेगा। उसके बाद सीएमओ इसका आवश्यक निरीक्षण करेगा, निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुरूप होगा। उल्लंघन करने पर, दोष सिद्धि पाने पर 30,000 से 50,000 तक का जुर्माना, उल्लंघन जारी रहता है तो 500 रुपये प्रतिदिन। इसके अलावा बिना अनुमति के कोई निर्माण करता है तो 1 माह से 3 माह का कारावास,
20,000 से 50,000 जुर्माना या फिर दोनों। अनुमोदित नक्शे की शर्तों का उल्लंघन करता है तो 15 से 45 दिन का कारावास, 10,000 से 20,000 जुर्माना या फिर दोनों। तीसरा हमने पढ़ा था नियमों का उल्लंघन, भवन निर्माण के नियमों का उल्लंघन करने पर 15 से 45 दिन का कारावास, 10,000 से 20,000 जुर्माना और या फिर दोनों। यदि आर्किटेक्ट या इंजीनियर गलत प्रमाणित करता है तो उसको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा या फिर 1 माह से 2 माह का कारावास, 5,000 से 10,000 का जुर्माना या फिर दोनों। इसके अलावा यदि कोई अधिकारी 2 माह में आवेदक को मंजूरी नहीं देता है और 1 माह के नोटिस पर भी विचार कार्रवाई नहीं करता है तो 1 माह का कारावास और 5 से 10,000 का जुर्माना। यदि कोई व्यक्ति झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो दंड उस पर या उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति कर्मचारी जो है वो उल्लंघन की सूचना नहीं देता है तो उसके विरुद्ध भी की जाएगी कार्रवाई। शुष्क शौचालय आप नहीं बना सकते। ये हमने देखी है धारा 194। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको पर्सनली मुझसे डाउट पूछने हैं तो आप स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग आकर के मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये GS भारद्वाज के नाम से मेरी टेलीग्राम ID है। ओके, तो अब हम देखते हैं धारा 195 निवासियों के संगम द्वारा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सों का रखरखाव। भवन निर्माता विकास करता। ठीक है, ये क्या कह रहा है देखो ध्यान से पढ़ो इसको। जब आप धाराओं को पढ़ने के बाद उस धारा से ही आइडिया लगाने का प्रयास करो कि इसके अंदर क्या हो सकता है। निवासियों के संगम, ये कहने का मतलब है एसोसिएशन। जो आपने ये से जो नाटक आते हैं, सीरियल आते हैं या फिर जो भी फिल्में हैं आपने उसमें देखा होगा, जैसे वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें गोकुल धाम सोसाइटी है। ठीक है, या फिर वो पहले आप जितने भी सकला बूम बूम में उसमें सोसाइटीज होती हैं, एसोसिएशन होते हैं। ठीक है, उनको उनके लिए अपार्टमेंट या कॉम्प्लेक्सों का रखरखाव कैसे होगा। तो भवन निर्माता पहले विकास करता, कोई डेवलपर होता है, वो ज़मीन खरीदता है खूब सारी, उसके ऊपर वो फ्लैट बनाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देता है। ठीक है, तो उसका उत्तरदायित्व है कि कॉम्प्लेक्स अधिभोग के लिए तैयार हो गया होने के बाद वो क्या करेगा, अब वो तो इसको बेच के जा रहा है। ठीक है, कोई भी बिल्डर आया, निर्माता आया, उसने अब ज़मीन खरीदी, उसके पास उसके ऊपर घर बनाए, फ्लैट्स बनाए। अब वो क्या करेगा, वो उसको बेच कर जाएगा, तो बेच के जाएगा तो उसका रख रखाव कौन करेगा, यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था कौन करेगा। तो वो क्या करेगा, एक संगम बनाएगा, जो वहाँ लोग रह रहे हैं उसका एक एसोसिएशन बनाएगा। एसोसिएशन बनाने के बाद में क्या करेगा, उन बना दिया। फिर जो भी इसके विकासकर्ता के उत्तरदायित्व क्या क्या है, निर्माण की अनुज्ञा के आवेदन में पार्किंग की व्यवस्था करेगा और सामान्य सुविधाओं का ब्यौरा देगा। किसको देगा, संगम को। फिर कॉम्प्लेक्स के रखरखाव के लिए निधि, एक फंड का निर्माण करेगा और जैसे ही ये निर्माण करेगा उसके बाद किसको सौंपेगा, संगम को, एसोसिएशन को सौंप देगा। संगम बनते ही सुरक्षा, भवन और उपलब्ध अन्य सामान्य सुविधाएं और उनका रखरखाव जो किसको सौंपेगा, संगम को। मतलब सारी बातें उसको सौंप करके वो यहाँ से चला जाएगा। और कौन, एक दस्तावेज भी उसको सौंपने पड़ेंगे ना, जा रहा है तो उसने इतने माल मटेरियल लगाया वहाँ पे, तो उसके वारंटी के गारंटी के दस्तावेज वो कहाँ है, तो वो संगम को देगा। कौन कौन से देगा दस्तावेज, देखो पहला अनुमोदित भवन निर्माण योजना की प्रति फोटोकॉपी देगा, जो उसने भवन निर्माण के लिए नगर पालिका से क्या ली थी, अनुमोदित करवाया था नक्शा। फिर कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए अनुज्ञा की मंजूरी वाला पत्र, ठीक है साहब। फिर लिफ्ट, जनरेटर आदि की वारंटी दस्तावेजों की फोटोकॉपी देके जाएगा संगम को। भूमि के स्वामी के साथ उसका जो समझौता हुआ था उसकी फोटोकॉपी। भवन में स्थापित मल वहन, जल निकासी आदि के नक्शे, कौन सी लाइन, सीवरेज लाइन कहाँ से जा रही है। नगर पालिका तब तक उसको पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगी जब तक बिल्डर उपयुक्त तो औपचारिकताएं पूरी ना कर ले। मतलब ऊपर वाली जो चीज़ें हैं वो सारी संगम बना के उसको नहीं सौंप दे तब तक उसको प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। ओके, ये थी धारा 195। अब हम देखते हैं धारा 196 में क्या लिखा हुआ है। 196 धारा को ध्यान से पढ़ो। देखो, अनुज्ञा और सनिर्माण की विशिष्टियों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाना। ठीक है, इसका मतलब ये है कि देखो नगर पालिका के भीतर कोई भी निर्माण करने वाला व्यक्ति या एजेंसी मतलब जैसे आपने सुना होगा ये अपने UDB है, ठीक है, मंगलम है, महिमा बिल्डर्स हैं, ये सब सारी चीज़ें, ये निर्माण आरंभ करने से पूर्व 4x4 का फुट के आकार का सुदृढ़ बोर्ड लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपने जो अनुमति ली है, ठीक है, जो आप निर्माण कार्य कर रहे हो
उस अनुमति को, देखो ऐसे करो, मान लो इसको आपके यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, तो निर्माण कार्य चल रहा है तो यहाँ पे आप 4x4 का एक बोर्ड लगाओगे। बोर्ड सुदृढ़ बोर्ड होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। उसमें ये नहीं कि आपने एक कागज़ लिया, कागज़ पे लिख दिया, लटका दिया, ऐसे नहीं, हो तो हवा आएगी तो उड़ जाएगा। तो एक बिल्कुल बढ़िया सा काठ की लकड़ी का आपको 4x4 का बोर्ड लेना पड़ेगा। और उसके ऊपर जो निम्नलिखित जो ये चीज़ें हैं ना, ये आपको लिखनी पड़ेंगी। क्या क्या लिखनी पड़ेंगी? व्यक्ति या अभिकरण का नाम, अगर कोई व्यक्ति बना रहा है तो व्यक्ति का नाम, एजेंसी बना रही है तो एजेंसी का नाम, पता, टेलीफोन नंबर आदि। स्वामी, जिससे आपने, जिसका जो स्वामी कौन है उससे उसका नाम, पता, टेलीफोन नंबर। अनुज्ञा संख्यांक, अनुज्ञा संख्या, अनुमति मिली थी उसकी संख्यांक और तारीख कब मिली थी। प्रस्तावित उपयोग व इकाइयों, जैसे तलों की संख्या, कितने तल रहेंगे, ठीक है, कितने मंजिला भवन बना रहे हो, पार्किंग की संख्या कितनी है, इकाइयों की संख्या कितनी है, ये सारी चीज़ें किसमें लिखनी पड़ेंगी आपको? 4x4 के बोर्ड में आपको जो है लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको निर्माण प्रारंभ कब किया था वो तारीख, समाप्त करने की तारीख, दोनों लिखोगे। भवन निर्माण की अनुज्ञा ना मिलने पर कारण बताना पड़ेगा, भाई आपको अनुमति क्यों नहीं दी गई। उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जा सकेगा, ठीक है। ये किसमें लिखा हुआ है? धारा 196 में। इसका मतलब ये है कि आपने जो अनुमति ली है उसके बाद निर्माण कार्य प्रारंभ किया है तो सारी बातें आपको 4x4 क्या एक आकार का बोर्ड लेना पड़ेगा, उसके ऊपर लिखनी पड़ेंगी ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन निर्माण कर रहा है, ठीक है। और आपको बोर्ड भी लगाने पड़ेंगे क्या मरम्मत कार्य चल रहा है। ये आगे वाली धारा में आ गया है 197। अब देखिए धारा 197 196 में हमने क्या देखा था? वह बोर्ड लगाएगा, ठीक है, बोर्ड पे सारी बातें लिखेगा। लेकिन मरम्मत इत्यादि के दौरान, मरम्मत हो रही है, निर्माण कार्य कर रहे हो, पुनर्निर्माण कार्य कर रहे हो, भवन को गिरा रहे हो, देखो इसमें देखो, यदि कोई व्यक्ति भवन निर्माण, गिराना, बाह्य भाग में कोई परिवर्तन कर रहा है, अंदर कुछ भी करो आप, ठीक है, आंतरिक भाग में कोई दिक्कत नहीं है, बाह्य भाग में परिवर्तन कर रहे हो, मरम्मत कर रहे हो, तो इससे क्या होगा? मार्ग में बाधा उत्पन्न हो सकती है, खतरा हो सकता है, आप जो माल मटेरियल है वो उस पर डालोगे, सड़कों पर डालोगे, ठीक है, तो उससे क्या है? बाधा उत्पन्न होने की संभावना है। तो इससे पहले आपको नगर पालिका की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरा, इसके लिए होर्डिंग लगाना पड़ेगा कि आप निर्माण कार्य, ऐसे चेतावनी बोर्ड लगाते हैं ना, आगे निर्माण कार्य प्रगति पे है, कृपया सावधान रहें, कृपया धीरे चलें, ऐसे है ना, और सड़कों पे आपने देखा होगा, तो ऐसे आपको होर्डिंग लगाना पड़ेगा। स्वामी मरम्मत कार्य के चारों ओर होर्डिंग बाड़ लगाएगा, घेराबंदी खड़ी करेगा और अच्छी हालत में उसको रखेगा। ऐसे नहीं कि बोर्ड नीचे गिर गया, आप काम कर रहे थे बोर्ड नीचे, नहीं, उसको बोर्ड को मजबूत तरीके से आपको लगाना पड़ेगा ताकि वो वही खड़ा रहे, ताकि दिखे आने वाले व्यक्ति को, वरना पता चला हवा चली, बोर्ड गिर गया और एक्सीडेंट हो गया, ऐसे नहीं। और दूसरी बात, रात में, नाइट में आपको उचित व्यवस्था करनी पड़ेगी प्रकाश की, मतलब लाइट की व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि रात को कोई राहगीर आ रहा है तो उसको पता रहे कि आगे निर्माण कार्य चल रहा है, तो आपको धीरे चलना है ताकि एक्सीडेंट की संभावना कम हो जाए। उल्लंघन करने पर आपको जुर्माना देना पड़ेगा, 1000 से लेकर 2000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। अगर आप फिर भी नहीं मानते हो, जारी रखते हो, तो 50 से 100 रुपये प्रतिदिन देना पड़ेगा। हालांकि जुर्माना ये कम ही है, ठीक है, 50-100 रुपये तो कोई भी दे देगा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी सांकेतिक रूप से सही, लेकिन ये शक्ति नगर पालिका को है। उसके बाद धारा 198, धारा 198 में लिखा हुआ है सुख सुविधाओं के लिए रख रखाव का उत्तरदायित्व लेना। अब ये सुख सुविधाओं से मतलब ऐसे नहीं कि एसी, सोफा, बंगला, ऐसे ये सुख सुविधाएं नहीं है, ठीक है, आप इसको ऐसे नहीं है, ये क्या है? देखो, किसी प्राधिकारी, एजेंसी, व्यक्ति से किसी कॉलोनी या स्कीम का उत्तरदायित्व तब तक नहीं लेगी। मान लो कोई बिल्डर है, ठीक है, एक बिल्डर आया, उसने यहाँ ज़मीन ली, ज़मीन लेके यहाँ पे कोई कॉलोनी बसा दी या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये फ्लैट बना दिए। फ्लैट बनाने के बाद में अब वो क्या कर रहा है? वो तो इसको बेच के जा रहा है, तो इसका जो रख रखाव का उत्तरदायित्व है वो नगर पालिका तब तक नहीं लेगी, ठीक है, कब तक नहीं लेगी? जब तक सुख सुविधाओं के समस्त अभिलेख व नक्शे नगर पालिका को न दिए जाएं। सुख सुविधाओं से तात्पर्य यहाँ पर है कि भाई जल निकासी की व्यवस्था, हवा की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था ये है या नहीं है, ठीक है, तो ये नक्शे इसके दिए या नहीं दिए नगर पालिका को। उसके अलावा सुख सुविधाएं हैं वो कानूनों के विपरीत नहीं हो, ठीक है। तीसरा, उत्तरदायित्व लेते समय नगर पालिका उसमें कुछ परिवर्तन या सुधार के लिए उसको कह सकती है, बिल्डर को या विकासकर्ता को कह सकती है कि भाई साहब आप इसमें थोड़ा सा चेंज और करो। तो ये सुख सुविधाओं, अब देखो इसमें मैंने ये सुख सुविधाओं का एक वो लगाया कि सुख सुविधाओं से क्या मतलब है, ठीक है, ये तो मैंने स्क्रीनशॉट लेके ऐसा कैसा लगा दिया। इस धारा में प्रयोजनों के लिए सुख सुविधाओं में
सड़कें, पुल, संसूचना के लिए कोई भी अन्य साधन, परिवहन मार्ग, खुले स्थान, उद्यान, मनोरंजन के मैदान, खेल के मैदान, जल, गैस, विद्युत प्रदाय, ऊर्जा के स्रोत, मार्ग में लाइट की व्यवस्था, मल वहन, जल निकास, सफाई, लोक कार्य, अन्य उपयोगिता। ये क्या है? ये है। सुख सुविधाओं से क्या तात्पर्य है? तो सुख सुविधाओं से तात्पर्य ये है। ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए धारा 199। धारा 199 में लिखा हुआ है कि कोई अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनियों का सौंपा या ग्रहण किया जाना। पहले हमने पढ़ा था किसी व्यक्ति के द्वारा या बिल्डर के द्वारा, अब ये कह रहा है कि वो एजेंसी है। ठीक है, एजेंसी जो है, जैसे मान लो कि यूडीबी है, मंगलम है, अगर आपने यहाँ पे देखा हो तो महिमा बिल्डर्स हैं। ठीक है, ये सारे जो है अभिकरण एजेंसी है। इसके द्वारा मान लो नगर पालिका किसी प्राधिकारी या अभिकरण या व्यक्ति से स्कीम या कॉलोनी का ग्रहण कब करेगी? जब योजना का पूर्व अनुमोदन हो चुका हो, पहली बात। दूसरी बात, धारा 198 के अंतर्गत सुविधाओं का विकास। 198 में सुविधाएं हमने देख ली, सुख सुविधाओं से क्या तात्पर्य है। उसके बाद भूमि पर हक से संबंधित सभी दस्तावेज नगर पालिका को सौंप दिए गए हों। इसके अलावा और क्या क्या होना चाहिए? इसके अलावा देखो, सुख सुविधाओं का डिजाइन है, नक्शे हैं, अभिलेख है, नगर पालिका को सौंप दिए गए हों। तत्पश्चात नगर पालिका ग्रहण करेगी। किसका स्वामित्व है? कॉलोनी का स्वामित्व है। ग्रहण करने के बाद नगर पालिका ऐसी स्कीम या ऐसी स्कीम की संपत्ति नगर पालिका में निहित हो जाएगी, जिसके व्ययन मतलब उसको कैसे बेचना है, कैसे रखना है, वो सारी समस्त अधिकार किसके पास आ जाएंगे? नगर पालिका के पास आ जाएंगे। तो ये हमने क्या देखा है, ये हमारा जो चैप्टर है अध्याय 11 कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने धाराएं 159 से लेकर के 199 तक धाराएं हम पढ़ चुके हैं। आई होप आपको ये अध्याय जो है वो समझ में आया होगा, आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। ठीक है, और इन धाराओं को आपने याद कर लिया होगा 159 से लेकर के 199 तक। ठीक है, आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो 11 जो है अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें धारा 159 से लेकर के धारा 199 तक थी, वो हमने पूरी पढ़ ली है। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे अध्याय 12 को। अध्याय 12 और 13 और 14, ठीक है, ये अपने सिलेबस में बचे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 12 थोड़ा सा बड़ा है, ये अध्याय 13 और 14 जो हो एक आधा घंटे के हैं, तो वो हम कल क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने अध्याय 11 को कंप्लीट कर लिया है, तो इसका एक बार छोटा सा हम जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, 191 में हमने पढ़ा था कि मार्गों के कोने पर भवन। ठीक है, मार्गों के कोने पर भवन है, देखो ये कोई मार्ग है, इसके कोने पर कोई भवन है, तो नगर पालिका है इसको निश्चित ऊंचाई तक, निश्चित सीमा तक जो है इसमें परिवर्तन करवा सकती है और इसकी क्षतिपूर्ति जो है इसको दी जाएगी। अगर मान लो इसको कोई फ़ायदा होता है इस पर, तो क्षतिपूर्ति जो है वो उसमें से काट ली जाएगी। ये होगी धारा 191। 192 में हमने देखा था कि बहिर्गत भवनों का पीछे करना। ठीक है, तो ये सड़क है, इस पर नियमित लाइन सरकार ने खींची है, नगर पालिका ने। तो अगर इसके अंदर कोई भवन है, बाह्य भाग है, ठीक है, जैसे बरामदा है, सीढ़ियाँ हैं, तो उसको तुरंत हटा दिया जाएगा। मान लो कोई आंतरिक भाग आ गया, तो आंतरिक भाग आएगा तुरंत नहीं हटाया जाएगा। जब इसमें आमूलचूल परिवर्तन होगा, या जल जाएगा या फिर गिरेगा, तब उसको पीछे बनाया जाएगा दोबारा से। मान लो कोई खाली बाड़ा है, खाली बाड़ा ऐसे पड़ा है, तो इसको क्या करेगी नगर पालिका? 15 दिन का नोटिस दे करके इस पर कब्जा कर लेगी, या तो आप राजी दे दो या फिर सरकार इससे वैसे ले लेगी। फिर उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 193। 193 में हमने पढ़ा था भवनों की सतह। तो भवनों की सतह जो है कभी भी नगर पालिका की मल नाली, निकास नाली इनसे नीचे नहीं होगी, इनसे ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 194 में हमने पढ़ी थी, 194 में पढ़ा था कि भवन निर्माण के समस्त नियम जो है वो क्या क्या होंगे। तो हम सबसे पहले आवेदन देंगे, आवेदन के साथ क्या क्या देंगे? भवन के सभी दस्तावेज देंगे उनको, व्यक्तिगत शपथ पत्र देंगे, फीस की रसीद देंगे, 6 नक्शे देंगे। नक्शे प्रमाणित होने चाहिए रजिस्टर्ड इंजीनियर के द्वारा। उसके बाद जो है नगर पालिका इसको स्वीकार अस्वीकार कर सकती है। 2 माह में कार्रवाई करना आवश्यक होगा। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो फिर मालिक जो है वो 1 माह का उसको नोटिस देगा नगर पालिका को, और निर्माण कार्य प्रारंभ कर देगा योजना के संगत। ठीक है, कुछ कार्यों में अनुमति लेने की आवश्यकता होती है, कुछ में नहीं लेने की आवश्यकता होती है, वो हमने देखा था, वो आप इसमें से देख लेना। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 195। धारा 195 में हमने क्या पढ़ा था? धारा 195 में हमने देखा था कि धारा 195 में हमने देखा था कि निवासियों के संगम मतलब बोले तो एसोसिएशन या सोसाइटी, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सों का रखरखाव कैसे रखा जाएगा। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी? भवन निर्माता या बिल्डर की होगी। बिल्डर क्या करेगा
कॉम्प्लेक्स जैसे निर्माण होगा अधिभोग के लिए तैयार होगा तो निर्माण ये संगम बनाएगा, संगम बना के सारे दस्तावेज, वारंटी, गारंटी जो भी है, नक्शे जो है नालियों के, कॉम्प्लेक्स के, वो सारे किसको सौंपेगा, संगम को सौंप देगा। उसके बाद 196 में हमने पढ़ा था कि अनुज्ञा या सनिर्माण की विशिष्टियों को, जैसे मान लो कि आप निर्माण कार्य कर रहे हो तो आप यहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लगाओगे 4x4 का, सुदृढ़ बोर्ड लगाओगे, उसके ऊपर लिखोगे मालिक कौन है, बनाने वाला कौन है, कब तारीख कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, कब प्रारंभ किया था कार्य, सारी बातें, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, इस बोर्ड पर ये मजबूत होना चाहिए, इस पर लिखा जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 197 में हमने पढ़ा था मरम्मत के दौरान होर्डिंग्स लगाओगे आप, वहाँ लिखोगे कि सावधान, आगे जो है मरम्मत कार्य जारी है, इसलिए आप स्पीड को कम रखें या फिर ध्यान से चलाएं, ऐसे आपको बोर्ड लगाना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानते हो, बोर्ड नहीं लगाते हो, तो फिर आप पे जुर्माना लगेगा, 1000 से 2000 रुपये का जुर्माना या 50 से 100 रुपये प्रतिदिन लगेगा। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 198 में यह पढ़ा था कि सुख सुविधाओं का रख रखाव का उत्तरदायित्व है, कौन लेगा, ठीक है, सुख सुविधाओं या रख रखाव का उत्तरदायित्व लेना नगर पालिका कब लेगी, नगर पालिका तब लेगी जब यहाँ पे समस्त अभिलेख या नक्शे आप नगर पालिका को जमा करा दोगे, नियमों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इसमें नगर पालिका कोई सुधार या परिवर्तन के लिए आपको कह सकती है। सुख सुविधाओं से क्या तात्पर्य था कि भाई जल निकास है, मल निकास है, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, पुल है, ये सारी व्यवस्था क्या है, सुख सुविधाएं। फिर 199 में हमने पढ़ा था, 199 में हमने देखा था कि अन्य अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनियों का सौंपा या ग्रहण किया जाना। अगर कोई अभिकरण एजेंसी है वो अगर नगर पालिका को ग्रहण दे रही है, कोई कॉलोनी सौंप रही है, तो उसमें नगर पालिका क्या क्या देखेगी, ये देखेगी कि योजना के पूर्व अनुमोदन होना चाहिए, दूसरा सुख सुविधाएं उसमें पूरी होनी चाहिए, फिर उसके समस्त हक के जो संबंधित नियम है, दस्तावेज है, वो नगर पालिका को सौंपने पड़ेंगे। इसके अलावा नक्शे हैं, अभिलेख हैं, वो सारी बातें किसको देनी पड़ेंगी, नगर पालिका को देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये हमने देखी थी धारा 191 से लेकर के 199 तक, इस वीडियो में हमने पढ़ा है। इससे अगले वाले वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, अध्याय 12 को स्टार्ट करेंगे, फिर 13 और फिर 14। तो हम जल्दी ही कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। आप साथ साथ इनको याद करते रहिए, पढ़ते रहिए और बार बार रिवीजन करते रहिए। जो भी आपके मन में डाउट हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप अपने सुझाव जो है वो कमेंट के माध्यम से मुझे दे सकते हैं। दूसरा, आपको अगर कुछ भी पूछना है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं @GS भारद्वाज। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।